जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लास के अंदर जो हम ना फर्दर मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ये है फर्दर मैथमेटिक्स, ए लेवल फर्दर मैथमेटिक्स का पेपर 4 है। फर्दर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये है अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर 4-2। टाइम इसको सॉल्व करने के लिए 1 आवर एंड 30 मिनट्स। जो इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मोस्टली वो 6 होते हैं। और जो इसके टोटल मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स का ये पेपर है, और टाइम इसके लिए है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। अच्छा, जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर है 5। इसके जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं इसके टॉपिक्स, वो देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। नंबर पहला टॉपिक इसके अंदर है दी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। दी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और इसके अंदर सेकंड इसका जो है वो है जेड टेस्ट, टी टेस्ट। जब जब वो जो इसके अंदर सैंपल ली जाती है किसी पॉपुलेशन में, अगर वो लार्ज हो, लार्ज का मतलब है ग्रेटर देन 25, लार्ज सैंपल के लिए होता है ग्रेटर देन 25, तो वो हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन जेड टेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर। जब सैंपल स्मॉल हो, लेस देन 25 हो, तो उसके ऊपर टी टेस्ट लगता है। जी, जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर, उसके बाद इसका थर्ड टॉपिक है 4 टेस्ट हैं इसके अंदर, काई स्क्वेयर टेस्ट। जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट और ये काई स्क्वेयर टेस्ट। काई स्क्वेयर टेस्ट भी आगे 2 टाइप्स का होता है। जैसे कि नंबर 1 होता है ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ये गुड ऑफ फिट टेस्ट का मतलब होता है कि अगर हमें कोई डाटा दिया हुआ है तो उसमें अंदर हमने ये चेक करना था कि जैसे 4 डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस के अंदर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये इस गिवन जो डाटा है इसके लिए ये सुटेबल है, ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसके अलावा ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का भी कुछ कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो इस डाटा के लिए सुटेबल है या नहीं है। कुछ क्वेश्चन ये भी आए हुए हैं। तो वो जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसको अंदर करेंगे। दूसरा होता है कि टू क्वांटिटी के दरमियान इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए और उनके दरमियान कोई एसोसिएशन चेक करनी है, ये। उसके बाद इसका जो फोर्थ टॉपिक है वो है विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट। फोर्थ है इसका विल्कॉक्सन। विल्कॉक्सन टेस्ट है वो आगे 3 टाइप का। फिर विल्कॉक्सन टेस्ट जैसे नंबर 1 के इसके अंदर है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। साइन रैंक टेस्ट। और दूसरा जैसे इसके अंदर है वो है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। रैंक को, उनको रैंकिंग करने के बाद उनका सम करना, दो डिफरेंट चीज़ों। रैंक सम टेस्ट। और थर्ड पे इसके अंदर मैच पेयर, विल्कॉक्सन मैच पेयर, साइंड रैंक टेस्ट। ये इसके अंदर ना विल्कॉक्सन के लिए। फिफ्थ टॉपिक इसका है वो है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, ये 5 टॉपिक्स हैं इस पेपर के अंदर। सो ये देखिए, हम इस पेपर को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये देखिए ये वही पहले क्वेश्चन उसने ये विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट का दिया हुआ है। पहले दिखा हुआ है लार्ज कंपनी claims that the median salary of the employees is $30,500. The salaries in dollars of 15 employees selected, randomly selected employees are listed below। यानी कि ये उसने अपने जो 15 employees हैं उनके डिफरेंट की सैलरीज बताई है। जैसे कि किसी की सैलरी 18,750, 30,500, 1,25,000, 42, ये डिफरेंट 15 लोगों की। लास्ट वाला जैसे ये इसने लिया 29,000, तो ये इन सारों की उसने सैलरी बताई है। पहले वो इसके अंदर कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई विल्कॉक्सन signed rank test may not be appropriate to test the company's claim in this case। वो कहता है कि कंपनी का ये क्लेम है कि उसके एम्प्लॉयज की सैलरी का जो मीडियन है वो ये 32,500 है। वो कहता है कि आप पहले एक्सप्लेन करें कि विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उसकी क्या वजह है कि जैसे देखें, फॉर विल्कॉक्सन, पहले इसके अंदर हम यहाँ पे ये बता देते हैं, फॉर विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट रैंक द डाटा या डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन या ये जो डाटा दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन should be symmetrical।
सिमेट्रिकल अबाउट, ये मीडियन का होनी चाहिए, सिमेट्रिकल अबाउट मीडियन, ये इसके ऊपर कंडीशन है। इसको विल्कॉक्सन, कोई भी विल्कॉक्सन टेस्ट लगाने के लिए, तो फॉर विल्कॉक्सन साइड रैंक टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी, या ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा दो भी दिया उसने, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द मीडियन, इसके मीडियन के अबाउट सिमेट्रिकल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गौर से इस डेटा को अगर आप केयरफुली इसको रीड करें ना, तो ये देखिए आपको ना इसके अंदर एक सैलरी नजर आ रही है 1,25,000, देखिए ये 32,000 मीडियन है और ये है 1,25,000, ह्यूज डिफरेंस है इनके दरमियान। सो द गिवन डाटा जो है ना ये वैल्यू अब नॉर्मल है। सो गिवन डाटा इसको कहते हैं, गिवन इसको कहते हैं आउटलायर है। सो हम यहाँ पे यह कि गिवन जो हमें उसने दी हुई है ना डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन हैज आउटलायर, इसको कहते हैं आउटलायर, जो कि है $1,25,000। तो इसके अंदर ये है। सो इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि डाटा इज स्क्यूड, सो देयरफॉर के विल्कॉक्सन साइन टेस्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सो विल्कॉक्सन signed rank test is not appropriate, is not appropriate for the given distribution, is not appropriate for the given distribution, इसके लिए ये appropriate नहीं। अच्छा, अब आप देखेंगे नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाए, फिर क्या करना है, कहता है उसका कैरी आउट ए साइन टेस्ट। अब ये साइन टेस्ट क्या है, साइन टेस्ट एट 10% सिग्निफिकेंस लेवल टू इन्वेस्टिगेट द कंपनीज क्लेम। अच्छा देखिए, जो साइन टेस्ट होता है ना, इसके अंदर भी हमने ये बड़ा सिंपल सा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक ये होता है कि जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये जो डाटा दिया होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। अब देखिए, सबसे पहले हमने ना इसके अंदर इसका हाइपोथेसिस स्टेट करना था, कोई भी टेस्ट हो तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेट हाइपोथेसिस, स्टेट हाइपोथेसिस एच नॉट, तो वही इसका ये हो जाएगा कि पॉपुलेशन मीडियन इज, पॉपुलेशन मीडियन इज, ये जो उसने दिया हुआ है 32,500, ये आ गया डॉलर। एच वन इसके अगेंस्ट ये हो जाएगा कि पॉपुलेशन मीडियन इज, पॉपुलेशन मीडियन। अच्छा देखिए कि उन्होंने ना यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं कहा होगा कि इससे बड़े, इसकी सैलरी इससे ज्यादा है या इनकी कम है, बस उसने कहा ये मीडियन। इसके ऑल्टरनेट अगेंस्ट हो जाएगा कि हमने ये कहा कि पॉपुलेशन मीडियन इज 32,500, और इसके अगेंस्ट हो जाएगा ना, ये जो है ना, हम कहेंगे दिस इज नॉट, पॉपुलेशन मीडियन इज नॉट $32,500, ये आ गया। उसके बाद हमने ना इसके अंदर डिफरेंसेस या डिविएशंस फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हमने करनी है डिविएशंस, या डिफरेंसेस भी कह सकते हैं। डिफरेंसेस का मतलब है कि जैसे आपने जो मीडियन है ना, जैसे 32,500, उनमें से ये वैल्यू जो है 1 बाय 1 माइनस कर देनी। जैसे देखिए 32,500 में से 18,007 ये हम माइनस करें ना, तो ये हमारे पास आ जाता है 13,750। अब ये है 30,500, 32,500 में से ये माइनस करें ना, तो ये हमारे पास आ जाता है 2,000 आया। उसके बाद है 1,25,000, या 32,500 में से 1,25,000 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ये -92,500। उसके बाद नेक्स्ट वाला 42,500, जब 42,500 इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 10,000 आ जाएंगे, क्योंकि ये 32,500 है, ये 42,500, 32,500 में से 42,500 माइनस करें तो ये आ गया। उसके बाद है ये 25,000, तो 32,500 में से 25,000 माइनस करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7,500। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है ये 26,000, जब 26,000 इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 26, 4 and 2 6, हाँ, ये आ जाएगा 6,500। ये हमारे यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद नेक्स्ट 52,500, अब जब 32,500 में से 52,500 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -20,000। तो इसमें से ये माइनस, उसके बाद ये 23,000 है, 32,500 23,000 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 7 and 2 9 9,500, 9,500 आ गया। ये
फिर 27,500 है। जब 27,500 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,000। नेक्स्ट है 19,500। जब 19,500 32 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,000। ये हमारे पास आ गया 13,000। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ये हमने इसमें से माइनस कर दिया 10, यहाँ तक आ गया। अब ये 25,500 है। जब 32,000 में से 25,000 मतलब हो गया 7,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 7,000। तो उसके बाद हमने ये कर, उसके बाद है 33,000। जब 33,000 इसमें से माइनस करेंगे तो जगह -500। हाँ जी, अब देखिए ना, जैसे ये 32,500 में से -30,000 करेंगे तो बाकी जो है हमारे पास ये आ गया। उसके बाद रहेंगे आगे ये 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 वैल्यूज और होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 30,000 माइनस किया ना, 33,000 माइनस किया, ये आ गया। अब 30,000 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,500। 2,500 ज़रा केयरफुली करना है, वैल्यूज ये भूल जाती हैं। जैसे देखें कि 32,500 में से मैंने अब ये मैं इसलिए साथ इसको निशान लगा 30,000, जब इसमें 2,500 आ गया। अब ये 32,500 में से 21,500 माइनस करेंगे तो ये 11,000 रह जाएंगे। 11,000 रह गया। उसके बाद है ये 29,000। जब 29,000 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 3,500। 3,500 ये आ गया। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर सोचना ये हमने ये करना है कि जो भी ये साइन टेस्ट, इसका नाम है ये साइन टेस्ट एस 10% लेवल। ये 2 टेल टेस्ट है। 5% इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, 5% राइट साइड पे। तो ये देखेंगे ये इसके अंदर जो है ना हमारे पास साइन, यानी कि आप ये जो वैल्यूज निकाली है, ये डिफरेंसेस निकालने हैं। इनमें देखेंगे 4 वैल्यूज नेगेटिव है और टोटल 15 है, तो 11 जो है वो पॉजिटिव है। अब हमें ये फाइंड करना होगा इसके अंदर, वी हैव टू फाइंड के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 4। और आप ये भी फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 11। यानी कि देखें ना, पॉजिटिव 11 है और जो नेगेटिव वाली है 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 4 या प्रोबेबिलिटी, दोनों में से कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अच्छा करने, इसको करने के लिए हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसके अंदर ये, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इक्वली लाइकली है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टोटल ये वैल्यूज हैं 15 और पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी होगी 0.5। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम आप S1 में पढ़ के आए हैं उसके अंदर एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पैरामीटर होते हैं n एंड p। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त लगती है व्हेन n लेस देन 25, यानी स्मॉल सैंपल के लिए। इसका फार्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x n c x q रेज टू पावर n माइनस x p रेज टू द पावर x। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब वो हमने लगाना है। ये देखिए टोटल वैल्यूज है 15 में, मैंने 15 यहाँ पे लगा लिया। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की टोटल ये प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.5 है, इक्वली लाइकली। अब ये कैलकुलेट हमने करना है। ये वैसे इसका प्रोबेबिलिटी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन वो अब पिछले फार्मूला शीट पे दिया नहीं हुआ, तो इसलिए हमें इसको निकालना पड़ेगा, खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 4 या दोनों में से, दोनों तरफ से आपको 5 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ेंगी। लेस और इक्वल टू 4 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस probability of x equal to 1 plus probability of x is equal to 2 plus probability of x equal to 3 plus probability of x equal to 4 तक। ये अगर 11 से भी करेंगे तो ये देखें 11 12 13 14 एंड 15 तब भी 5 फाइंड करनी पड़ेंगी। इधर से फाइंड करनी, दोनों से आंसर सेम आएगा, ये चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए ये 0 है, ये हमारे पास है n15, ये फार्मूला है NC(x), तो ये हो जाएगा 15C0 0.5 रेज टू द पावर, यानी कि क्यू जो है ना वो ये आ गया 0. इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा 15 और 0.5 की पावर 0, तो वो 1 नहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ उसके बाद आ जाएगा 15C1। यहाँ से आ जाएगा 0.5 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 की पावर 1, क्योंकि इनकी बेसिस सेम है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस उसके बाद हो जाएगा 15C2
0.5 रेस टू इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा इसके ऊपर 13 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 की पावर 2, वो फिर इस तरह से बेसिस सेम तो पावर ऐड हो गई है, फिर 15 हो जाएगा। प्लस इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 15C3 0.5 रेस टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस आएगा इसके ऊपर जो है 12 और मल्टीप्लाइड बाय 0.5 की पावर ये 3, तो वो फिर 15 हो जाएगा इस तरह से। प्लस 15C4 0.5 इसकी पावर, इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 की पावर 4, और फिर ऐड होकर वो 15 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने फार्मूला लगा दिया। अब देखें इसको इन सारों के अंदर ना इस तरह डायरेक्ट ना इसको करना है। अब सारों में देखें 0.5 रेस टू द पावर 15 कॉमन है, तो इसमें हम ले लेते हैं 0.5 रेस टू द पावर 15 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 15C0 ये हो जाएगा 15C0 जो है 1 हो जाएगा, 15C1 15 हो जाएगा, प्लस 15C2 कैलकुलेटर से जैसे 15C2 निकालेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 105, प्लस 15C3 निकालेंगे तो 455 आ जाएगा, प्लस 15C4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1365, ये आ गया। और उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 रेस टू द पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय, इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाता है 1941। तो अब इसको भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना ये आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.0592, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 4 ये आ गया। अब कंक्लूजन जो है ना वो यहाँ पे ये देखिए यार, यहाँ पे कंक्लूजन ये ड्रॉ करना है। अगर आप इसको जाकर देखिए कि उसने यहाँ पे उसने हमें ये दिया, ये प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली ना, उसने कहा 10% लेवल, 10% टू टेल टेस्ट है तो 5% एक तरफ 5% एक तरफ हो गया। 5% का मतलब है 5%, 5% का मतलब है 5/100, तो ये जगह 0.05, 0.05 यानी कि इसके अंदर यानी ये प्रोबेबिलिटी है 0.05। तो जो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया ना वो आ गया 0.05 नहीं या 0.6 भी कह सकते हैं, और इससे बड़ी आ गई, ये इस वाले रीजन में चला गया है, तो इस वाली वैल्यू से जो है ना ये ग्रेटर आ गया। सो नॉन पैरामीट्रिक जो होते हैं ये जो होते हैं ना टेस्ट, उनके अंदर ये होता है कि अगर वैल्यू जो है ना टेबुलर वैल्यू से बड़ी आ जाए जो हमने कैलकुलेट जैसे ये हमने किया, तो वो फिर एच नॉट एक्सेप्ट हो जाता है। तो हम इसके अंदर करेंगे एक्सेप्ट एच नॉट, एक्सेप्ट एच नॉट। इसका मतलब है कि ये जो उनका क्लेम था सफिशेंट, इसमें जो है ना एविडेंस टू एक्सेप्ट दी, ये जो है कंपनीज क्लेम कि उनके देखिए सैलरी जो है ना, क्योंकि ये उसके पॉपुलेशन सैलरी जो है वो 32,500 है। एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आप इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं कि सफिशेंट एविडेंस, sufficient evidence to support company's claim, तो उनका क्लेम था कि हमारी जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी जो है वो 32,500 है। तो एच नॉट वही हमने इसके अंदर एच नॉट यही किया हुआ था ना, इसका हाइपोथेसिस यही होता है ना इस टेस्ट का, साइन टेस्ट का। ये साइन टेस्ट है यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू देख लेनी है, क्योंकि इसके अंदर आउटलायर था विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट, इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता था। यही पहले उसने 1 मार्क का पूछा था कि क्यों इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं, वो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये एच नॉट इसके अंदर पॉपुलेशन मीडियन इज दिस, वो डिफरेंसेस या डिविएशंस उससे निकाल ली हैं, मीडियन से इसकी डिविएशन का ये 4 वैल्यूज नेगेटिव है, 11 पॉजिटिव है। सो ये हमने इस तरह से बाइनोमियल से इसको किया है। तो वो जो वैल्यू है हमने जो कैलकुलेट किया वो 0.06 आ रही है, तो 0.0 टू टेल टेस्ट है ना, 0.05 इस लेफ्ट राइट साइड पे और 0.05 लेफ्ट साइड पे इधर भी हो सकता, तो इसलिए जो है ना ये इससे बड़ी वैल्यू आ गई जो हमने कैलकुलेट किया। तो वो सो एच इसके अंदर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में वही होता है एक्सेप्ट एच नॉट, सो सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट कंपनीज क्लेम। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना ये हमने फाइंड करना है अब। अच्छा जी, अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 उसने लिखा हुआ है कि फैक्ट्री प्रोड्यूसेस पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, द टोटल मास ऑफ बिस्किट्स इन ए पैकेट हैज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसने कह दिया है विद मीन, उसका ये है म्यू, पॉपुलेशन मीन जो है ना वो म्यू दे दिया है। ये रैंडम सैंपल ऑफ 12, यानी कि इसको देख के हमें पता चल गया है कि जो सैंपल है वो स्मॉल है, 25 से कम है, 12 है, तो इसका मतलब है कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। टेकन एट द mass of each packets x ग्राम, mass of contents जो उसके अंदर है ऑफ ईच पैकेट है जो x ग्राम, इज रिकॉर्डेड द रिजल्ट समराइज्ड एज फॉलो। जैसे सिग्मा एक्स ये दे दिया, सिग्मा एक्स को ये दिया जाता है 99%
कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ये मीन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो है वो फार्मूला क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला ये है, वो पहले इधर फार्मूला लिख देते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है ये सैंपल माइनस, अच्छा देखिए ये स्मॉल सैंपल है ना, तो इसलिए टी यहाँ पे टी लगेगा, टी, और ये अनबायस्ड हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे लगाना है एन, यहाँ से आ जाएगा एक्स बार प्लस टी, ये अनबायस्ड वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर एन, ये लग गया। अच्छा देखें कि बस ये टी, अगर ये लार्ज सैंपल होता ना, जैसे ये 50 80 या इस तरह की वैल्यू, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल ये टी की जगह पे जेड लिखना था, फिर इसको जेड डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखना था। फार्मूला यही है, टी टेस्ट का भी फार्मूला वही है, और नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस निकालने के लिए और टेस्ट टेस्टिंग निकालने के लिए फार्मूला तो सेम ही है। इसका जैसे इसका टी लग गया, अगर ये सैंपल लार्ज होता तो इसकी जगह जेड लग जाना था। अब ये टी जाके टेबल में से देखना है कि टी देख किस तरह से आपने इसको यहाँ पे इसकी टी की वैल्यू कहाँ से लेके आनी है। 99% का मतलब है कि जैसे देखें कि 99% हम कॉन्फिडेंस है, ये वाला एरिया जो हो गया ये हो गया 99%, ये वाला एरिया हो गया है 99%, बाकी बचा 1%। इसका मतलब है कि इस 1% का 0.5% इस साइड पे और 0.5% इस साइड पे। 0.5% का मतलब है 0.5 ओवर 100 या 0.005, इसको 1 में से माइनस करें तो 0.995 आ जाए। तो अब टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाके तो वो हमने इसको इसके अंदर ये आगे देखना, अब इसके अंदर वैल्यूज है 12, तो 12 माइनस 1 करके देखेंगे 11 में जाके 0.995 के नीचे देखेंगे। तो ये देखिए कि आपको ये फार्मूला शीट में, पेपर में ये जो फार्मूला शीट मिलेगी आपको, जैसे ये है, तो इसको हम पहले इस तरह कर लेते हैं कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, ये पहले पेपर छोड़ा। अच्छा जी, तो ये देखिए कि इसके अंदर है, तो यहाँ पे देखिए कि वैल्यूज हैं 11, 12 माइनस 1 करेंगे ये 11 आ गए, ये 11 वैल्यू है, और 0.995 के नीचे ये 0.995 है, इन दोनों की इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रही है, तो 3.106, ये 0.995 और ये 11 वैल्यू, टोटल 12 थी ना, -1 माइनस करने के बाद 12 माइनस 1 11, यहाँ पे 3.106 पे जाके आपने उसकी टी की वैल्यू ना ये है, ये 3.106। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे इसकी जगह में लग जाएगा हमारे पास एक्स बार माइनस 3.106 ओवर अंडर रूट एन, एक्स बार प्लस 3.106 अनबाइस्ड वेरिएंस का ये स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट एन। अब ये हमने कैलकुलेट करना है अनबाइस्ड वेरिएंस। अब वो अनबाइस्ड वेरिएंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इस तरह से होता है, इसका फार्मूला इसका स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 सैंपल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका फार्मूला अगर आप लगाएं n ओवर n माइनस 1 सैंपल का स्क्वायर, ये वाला जो डाटा दिया है जिस किस्म का, वो हम यहाँ पे ले सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस मीन का स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर। ये समटाइम ये n को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इससे कट जाता है और इसके नीचे जो स्क्वायर है वो n बच जाता है, बाहर जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये सारी वैल्यू जिसके अंदर लगा के तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पेस कम है इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं कर रहा। n जो है ना वो है 12, ये हो जाएगा 12 ओवर 11, सिग्मा एक्स स्क्वायर उसने ये हमें दिया हुआ है 47617 ओवर n है 12 माइनस इधर इसका मीन 2390 जैसे ये है 2390 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 100 नहीं 1195 ओवर 6 इसका स्क्वायर। ये देखें मीन का स्क्वायर, ये जो देखें, इन सारी को टोटल कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसका जो है ना सिग्मा स्क्वायर, इसका आ रहा है आंसर, इसका आंसर आ रहा है टोटल, इसको देख लेते हैं यहाँ से कैलकुलेट किया, सिग्मा 9.87। तो ये हमारे पास आ रहा है इसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर 9.8788। इट इम्प्लाइज दैट अगर इसका अंडर रूट ले लेते हैं ना 9.8, ये आ रहा है 3.143 यार। अब ये सारी वैल्यूज जो है ना वो आप इस फार्मूले में यहाँ पे इसके अंदर लगा देते हैं, ये देखेंगे हमारे पास आ जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल इक्वल टू एक्स बार तो यही आ गया ना, जैसे 11
95/6, ये जो निकाला अभी ये, उसके बाद है माइनस ये 3.106 मल्टीप्लाइड बाय ये, या 3.143/√12, कॉमा डाल के यहाँ पे 1195/6 प्लस 3.106 मल्टीप्लाइड बाय 3.13/√12। इस सारे को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका आ रहा है आंसर, इसका जो है ना वो आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 196.34, और इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 201.98। ये भी ठीक है, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 196 और ये 202, और इसका जो मीन है, जैसे कि हमारे पास जैसे कि जो पॉपुलेशन जो मीन है वो आ गया है लेस देन 202 ग्रेटर देन 196। तो ये हमारे पास आ गया, हम 99% कॉन्फिडेंस है कि पॉपुलेशन का मीन जो है ना वो इसके दरमियान होगा। ये हमने वो डेटा से जो है ना इसको कैलकुलेट किया 196 से लेके 202 के अंदर। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट जो है वो, हाँ जी, ये नल टेस्ट है। वो कहते हैं द टेस्ट ऑफ द नल हाइपोथेसिस, ये म्यू यानी कि वो अगर हम यहाँ पे हाइपोथेसिस ये है इसके, एच नॉट ये है, नल हाइपोथेसिस उसने दिया हुआ है मीन इज इक्वल टू के, इसके ऑल्टरनेट ये है, ये म्यू लेस देन के। तो वो कहता है कि 5% लेवल के ऊपर, क्योंकि इसी डाटा के बारे में है तो इसलिए मतलब टी टी डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये म्यू मील जो है ना म्यू लेस देन होगा। अच्छा देखिए इसका जो टेस्ट स्टैटिक होता है ना, वो टेस्ट स्टैटिक इसका ये होता है टी इज इक्वल टू सिंगल है ना, ये पॉपुलेशन ये हो जाएगा एक्स बार माइनस म्यू ओवर ये स्टैंडर्ड भी उसका जो है ना वो उसका अनबायस्ड वेरिएंस का डिवाइडेड बाय एन आ, तो एक्स बार ये उसने कह दिया, सारी वैल्यूज इसके अंदर लगा देंगे। वो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द टेस्ट डज नॉट सपोर्ट द ऑल्टरनेट, यानी कि ये नहीं है एक्सेप्ट एच नॉट एक्सेप्ट होगा। अगर हम एच नॉट नहीं एक्सेप्ट होना है ना 5% लेवल पे, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाके हम देखेंगे 5% लेवल, 5% लेवल के ऊपर जाके हम देखेंगे वन टेल टेस्ट है ना। अब ये देखिए ये इस तरफ लेस देन है, तो इस तरफ भी हो सकता है -5%, तो इस तरफ भी हो सकता है क्योंकि ये लेस देन का ना 5%, तो ये इस तरफ भी हो सकता है, इसके ये जैसे ये इस तरफ भी हो सकता है, ये इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये लेस देन है इसलिए इसका आंसर इधर नेगेटिव में होगा। अब हम देखें टी टेबल में जाके हम जाएंगे टी के टेबल के अंदर, उसमें जाके 12 और 5% का मतलब है 0.95, तो टी टेस्ट का टेबल जो है ये आ गया हमारे पास MF19, तो ये टी टेस्ट का टेबल आ गया 5%, वही 11 है 0.95, ये आ गया 0.9 1 पॉइंट ये 95 1.796, ये आ गया इस तरह से हमारे पास 1.796। अच्छा देखिए अब इसका मतलब ये है कि ये जो है ना टी, ये इस तरह -1.796 और 1.796, अगर तो एच नॉट ने एक्सेप्ट होना है ना, तो टी की वैल्यू इस +1 से कम होनी चाहिए, या इसकी वैल्यू जो है ना वो -1.796 से बड़ी होनी चाहिए। अब क्योंकि ये लेस देन का मतलब है, तो इसलिए ये टी शुड बी ग्रेटर देन -1.976 ये होना चाहिए इसके लिए। सो फॉर एच नॉट टी शुड बी ग्रेटर देन -1.796। अगर ये ग्रेटर देन होता ना तो फिर हम दे टी इज इक्वल टू ये टी शुड बी लेस देन 1.96। अब ये लेस देन है इसलिए टी नेगेटिव वाला लेस देन -1, सो ग्रेटर देन माइनस यानी कि इस साइड पे होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं वैल्यूज लगा देता हूँ। एक्स बार की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखी है 1195/6, 1195/6 माइनस म्यू जो है वो के है डिवाइडेड बाय, ये जो है ना इसका स्टैंडर्ड डिविएशन वो था यहाँ पे 3.143/√12, दैट शुड बी ग्रेटर देन -1.796 अगर
एच नॉट नहीं एक्सेप्ट होना है। अगर एच नॉट नहीं एक्सेप्ट होना है तो जो इसका ना ये साइड पे होनी चाहिए, माइनस इससे बड़ी ये वैल्यू नहीं। अब इसको जो है ना वो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो तो इस तरह से इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि ये जाके 1195/6 माइनस के ग्रेटर देन -1.796, अभी ये पॉइंट है, मल्टीप्लाइड बाय 3.143 डिवाइडेड बाय √12। सो ये हमारे पास उधर चल जाएगा, सो के लेस देन, इसको इधर ले जाए, इसको मल्टीप्लाई इसके अंदर जाके इसमें से यहाँ से माइनस करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के लेस देन 200.8। तो उसने पूछा हुआ था इसकी मैक्सिमम है, क्योंकि आप बिस्किट जो है वो 200.8 तो नहीं वो पे बिस्किट हो जाए ना, पूरे पूरे होंगे ना डिस्क्रीट डाटा, जैसे कि 200 हो गए, 201 हो जाए, या इससे कम भी हो सकते हैं। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू उसने पूछी हुई थी यहाँ पे ना, असल में उसने कहा था ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 200 हो सकती है या 201 भी कह सकते हैं। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 200, और 201 भी बस इससे कम है, 200 हो गया इसका आंसर। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ए ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं सॉरी ट्रैफिक एक्सपर्ट claims that the number of breakdowns occurring each day on a busy section of a motorway follow a Poisson distribution with mean 0। मतलब देखें Poisson distribution क्या होती है, x फॉलो, ये होता है p और इसका मीन होता है लैम्डा, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन ये उसने लैम्डा 0.7 दिया, उसको यहाँ पे लिखते हैं 0.7, यानी कि वैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है लैम्डा, और इसका फार्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x फाइंड करना, तो उसका फार्मूला e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अगर आपको ये भूल भी जाए ना तो ये फार्मूला शीट पे गिवन है, तो ये फार्मूला शीट पे ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे फार्मूला शीट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये फार्मूला ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। अच्छा देखिए इस केस के अंदर अब लैम्डा जो है ना उससे यहाँ पे हमें बता दिया 0.7, तो मैं पहले ये यहाँ पे 1 की फाइंड करनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस 0.7, लैम्डा रेस टू द पावर एक्स, लैम्डा कितना है 0.7 की पावर ये वाला 1 डिवाइडेड बाय ये 1 एक्स फैक्टोरियल का मतलब 1 फैक्टोरियल। अगर आप इसको इससे कैलकुलेट करते हैं ना तो ये हमारे पास आ जाएगा शिफ्ट एल एन ई रेस टू द पावर माइनस 0.7, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास 0 पॉइंट, ये आ गया 0.34, 0.3476। अब ये m फाइंड करने के लिए ना इसको हम जैसे ये उसने दिया हुआ 200 डेज का उसने किया ना, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको m इक्वल टू आ जाएगा, इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 200, ये आ रहा है 69.69.5219, क्योंकि ये सारी बाकी वैल्यूज उसने 3 डेसिमल प्लेस तक दी हैं, तो मैं भी 3 डेसिमल प्लेस तक 369.5219 है ना, तो इसको 2 कर देते हैं, ये m की वैल्यू आ गई, ये m। अब n फाइंड करना है, ये ग्रेटर इक्वल टू 5 है ना, ये एग्जैक्ट है, m 5 पे फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 5 जिधर तक भी है, तो n जो है ना नंबर ऑफ, जैसे ये ब्रेक डाउन लिखा उसने 5 से बड़े या ज्यादा जितने, तो n जो है ना वो इन सारों को प्लस करके ना 200 से माइनस कर देंगे, इसको इसमें प्लस प्लस ये करके सारा, तो n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 200 में से जब ये सारी ये वाली वैल्यूज 5 वैल्यूज फाइंड प्लस करके जब आप माइनस करेंगे तो n इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आज आ रहा है, इसके अंदर जो है ना n आ जाएगा हमारे पास टोटल आएगा 0.156 शायद आएगा, इसको यहाँ से चेक करना पड़ेगा, ये हमारे पास आ जाएगा जैसे है 99.317 प्लस m जो हमने फाइंड किया 69.522 प्लस 24.33 प्लस 5.678 प्लस कर दिए इसमें से 0.994, ये आ गया हमारे पास, 200 में से इसे माइनस कर दिया 0.156, 0.156,
ये है इसकी एम की और ये एन की वैल्यूज। अब हमने वो कहता है कैरी आउट ए गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंट डैमेज। अब ये देखेंगे ये है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का आ गया। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अंदर ये होता है कि जैसे देखें कि स्टेट पहले सबसे पहले कोई भी टेस्ट करना हो तो उसके हाइपोथेसिस पहले बताने पड़ते हैं। हम कहते हैं स्टेट हाइपोथेसिस, स्टेट हाइपोथेसिस। इसका हाइपोथेसिस ये है कि एच नॉट के पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट। यहाँ पे उसने दिया हुआ है ना ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट, इज अप्रोप्रिएट। ये हो गया ए ऑल्टरनेट ये है कि इज नॉट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे ये भी लिखा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, इट डज नॉट। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अप्रोप्रिएट। ये होगी इसकी। अब आप देखें कि इसको करने के लिए तो इसके अंदर हम जो है ना वो टेबल बनाएंगे। टेबल इसकी वैल्यूज कितनी है, 2, 4 एंड 6 है। तो ये अच्छी है। तो ये मैं पहले इससे कर देता हूँ कि क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है ना ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ये 5 से कम है, उनको हमने ऐड करना होता है। पहले मैं एक दफ़ा ये टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरह से कि ये देखें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इधर ओ माइनस सी करना होता है ना, वो तो ऐड कर देना पहले। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पे 8873, 8873, 26 7, 26 7 3 एंड 3। तो ये मैंने इसको, तो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो तो दो हमने फाइंड की है पहले, वो बाकी उसने दी हुई है 4, वो है 99.317। पहले इसके साथ आ गया 99.317। और फिर जो आगे दूसरी आ गई एम जो हमने फाइंड किया वो है 69.522, 69.522। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 24.333, 24.33 एंड 3। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 5.678, 5.678। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उन्होंने कहा 0.994, 0.994। और एक ये हमने कैलकुलेट 0.156। अच्छा अब आप देखेंगे ये जो टेस्ट है इसको करने के लिए जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ना वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये लास्ट वाले जो 2 सेल्स है ना, अगर इसको इसके अंदर ऐड करते हैं 5 हो जाता तो फिर हम इसको रोक, लेकिन इसको इसके अंदर ऐड करने से भी ये 5 नहीं होगा, 1.7। इसलिए फिर इसको इसके अंदर तो लास्ट वाले 3 सेल्स को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। तो फिर इसलिए इसको दोबारा हमें यहाँ पे जरा इसका टेबल बनाना पड़ेगा। ये बना दिया। ये होगी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आ जाएगा ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। इधर मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि वो मुझे पता लग रहा है इसको कंबाइन करना है। अब यहाँ पे देखें कि आ जाएगा पहले 88, फिर आ गया 73, फिर आ जाएगा ये 26। अब इन तीनों को कंबाइन करना है, ये हो जाएगा 13। इसका तो एक्सपेक्टेड ये आ जाएगी हमारे पास 99.317। उसके बाद है 69.52 एंड 2, फिर है 24.33 एंड 3। अब इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे ना हम तो ये हमारे पास हो जाएगा
678 प्लस 0.994 प्लस 0.156, ये आ गया 6.828। ये तो इसको अब देखिए, इसका अब देखें इसके अंदर ना, यहाँ पे ना टोटल इसके लिए इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टोटल सम जो है ना वो सेम ही होना चाहिए। जैसे ये 200 है ना, इसका टोटल सम तो ये 200 है, तो ये भी 200 ही होना चाहिए। अब जब हम इनको इसमें से माइनस करके इसको करते हैं तो इसका जो है ना वो कैलकुलेशन, तो जब आप इसको 99 पॉइंट इसमें से ये माइनस करके इसको स्केल लगे इस पे डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2896। ये मैंने इसको कैलकुलेट किया, इस कैलकुलेटर से यहाँ पे इसको करेंगे, ये इसमें से माइनस करके उसका स्क्वायर करके इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1740। फिर इसमें से ये माइनस करके इसे भी डिवाइड करेंगे 24 पे, ये आ जाएगा 0.1142। इसको इसमें से माइनस करके स्क्वायर करके उसका फिर इस पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 5.579। इन चारों को जब आप प्लस करें तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 7.15 ये वो का स्क्वायर आ गया जो हमने कैलकुलेट किया। ये वो का स्क्वायर आ गया जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये वाला का स्क्वायर, ये वो का स्क्वायर है जो हमने कैलकुलेट कर लिया 7.15। अब इसका कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए अब आप जाके टेबल में से जाके देखेंगे इसका। अच्छा देखेंगे इसके अंदर होता है कि टेबल में से जाके हम देखेंगे का स्क्वायर, उसमें दिया हुआ है कितने परसेंट लेवल के ऊपर, ये दिया हुआ है 5%। 5% आ गया, यहाँ पे लिखते हैं इसको 5%। यहाँ पे इसके अंदर होता है इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं, होता है नंबर ऑफ सेल्स माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होती है नंबर ऑफ सेल्स माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा एक रिस्ट्रिक्शन तो जरूरी है, जैसे कि दोनों का सम जो है ना वो 200 ही होना चाहिए लाजमन। वन रिस्ट्रिक्शन तो हर एक के अंदर ही है, बाकी अगर इसके अलावा हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करना है जैसे मीन मीडियन कोई प्रोबेबिलिटी, तो वो जो है ना हमने इसकी चीज़ की, जैसे इसका मीन उसने पहले इसका जो है ना वो 0.7 दिया था, हमने नहीं कैलकुलेट किया। अगर हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता वो भी एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती, जैसे कि ये 0.7 ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर, ये हमने नहीं कैलकुलेट किया। अगर ये करना पड़ता तो फिर एक और रिस्ट्रिक्शन हो जाती। सो इसके अंदर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन 1 ही है, तो टोटल सेल्स हैं 1 2 3 4, उसमें से ये एक रिस्ट्रिक्शन माइनस कर दें, बाकी रह गया ये 3। अब आप इसके टेबल में जाके इसका जाके वहाँ पे देखेंगे, इसका टेबल है, इसका ऐसा होता है ग्राफ। अगर नंबर ऑफ सेल्स टू या टू से कम हो तो फिर जे शेप होती है, अभी ये 3 है तो इसकी शेप ऐसी होगी। अब हम काई स्क्वायर टेस्ट के टेबल में जैसे यहाँ से जाते हैं और नंबर ऑफ सेल जाके देखते हैं इसमें काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। ये तो अभी पहले टी टेस्ट का था ना, ये आ गया काई स्क्वायर, तो 5%। ये देखें नंबर ऑफ सेल्स जो है ना इसके अंदर, नंबर ऑफ सेल इसके अंदर है यहाँ पे 3, ये आ गया नंबर ऑफ सेल्स 3, और 0.95 5% लेवल पे ना 0.95, ये हो जाएगा 7.815। 7.815 इसको याद रखना है, 7.815। तो ये आ गया है 7.815, यानी इसका मतलब है ये आ गया ना ये, तो 7.815। अब जो हमने कैलकुलेट किया ना वो इससे कम आ गया, इसी रीजन के अंदर आ गया, तो इसलिए एच नॉट ये इसके अंदर ये ना एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। जो हमने कैलकुलेट किया है सिंस 7.157 is less than 7.8515, so therefore accept H naught। एक्सेप्ट H naught यानी कि सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट दी, इसका जो है एक्सपर्ट क्लेम कि उसने कहा था कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहा है फॉलो, यानी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे आप लिख देंगे सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट एक्सपर्ट्स क्लेम।
क्योंकि उसका क्लेम था कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएट भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। यस ठीक है, बस यहाँ तक ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब ये जो है अब इसको कम करते हैं। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन है इसका 4, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर उसने ये हमें कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कैपिटल एफ के साथ ये दिया हुआ जो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज बताता है। एक होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल, वो हमें ये सेकंड पार्ट में ये मुझे नजर आ रहा है, ये कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये है कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ, यहाँ से डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है। अच्छा देखें, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा देखें यहाँ पे इसके अंदर है, जैसे कि मैं अगर इसके अंदर जो वैल्यू लगाऊंगा ना तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी बता देगा। तो ये अगर मैं इसके अंदर 4 लगाऊंगा और इसमें भी 4 लगाऊंगा तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है ना, जहाँ पे ये खत्म होता है नेक्स्ट वाला इंटरवल वहां से शुरू हो रहा है। तो इसके अंदर अगर x की जगह 4 लगाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/5 प्लस ए, दिस इज इक्वल टू, इसमें 4 लगाएं एंड पे, यहाँ पे जब 4 लगाएंगे तो ये होगा 16/50 प्लस बी। तो इस तरह से हम जो है ना वो इसको कर सकते हैं। ये नंबर इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, बी माइनस ए इक्वल टू 4/5 में से 16/50 जाके माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4/5 है ना, जैसे देखें 4/5, इसमें से माइनस कर देते हैं 16/50 तो ये हमारे पास आ गया 0.48, या इसको अगर उसमें देखना 12/25 आ गया, ये आ गया 12/20। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे जो है ना इसके अंदर जब आखिरी नंबर लगाएंगे ना, जैसे मैं इसके अंदर 6 लगाऊं तो इसका आंसर 1 है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, आखिर पे ये है 6, उसके बाद फिर 1 नहीं आती है। 6 इसमें लगाऊं मैं, अगर इसके अंदर मैं 6 लगाऊंगा तो ये होगा 36/50 प्लस बी दैट शुड बी इक्वल टू 1। सो 1 बी इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 36/50, 1 माइनस 36/50 क्या आ गया 7/25। तो बी की वैल्यू आ गई है 7/25, ये बी आ गया। अब ये बी की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं हम, 7/25 माइनस ए इक्वल टू 12/25। ए को इस साइड पे लिए हैं तो ए इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7/25 माइनस 12/25। तो 7/25 माइनस 12/25 करेंगे तो ए की वैल्यू 7/25 माइनस 12/25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/25 जो कि हो जाएगा -1/5। सो ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 2 वैल्यू आ गई। अब वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे हमारे पास होता है ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसके कैपिटल इसको इंटीग्रेशन करने से कैपिटल एफ आता है, इसको कहते हैं कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये फिर वापस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये है। तो अब ये उसने ऊपर कॉमुलेटिव वाला दिया हुआ है, मैंने डेंसिटी फाइंड करना है, मैं इसको स्मॉल एफ ऑफ एक्स लिख के तो इसको मैं ये कर देता हूँ डिफ्रेंशिएट। अब देखेंगे वो एक बी की वैल्यू लगाने का फायदा, इसलिए जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1/5x ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 1/5x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/5 फॉर x जो है वो है लेस देन 4 ग्रेटर इक्वल टू 1, लेस देन 4 और ग्रेटर इक्वल टू 1। अब उसके बाद दूसरे वाले इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 को जब नीचे लाएंगे 2/50x और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये 1/25x हो जाएगा, 1/25x फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 4 और लेस और इक्वल टू 6 और 0 अदरवाइज, क्योंकि उसके बाद 1 है ना, इसका 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा फॉर x ग्रेटर देन 6 या अदरवाइज। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गई, 2 मार्क्स का ये था। उसके बाद देखिए वो कह रहे हैं कि आप ई ऑफ एक्स, तो उसने दिया हुआ है वेरियंस ऑफ एक्स फाइंड करें। तो वेरियंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है? वेरियंस ऑफ एक्स का फार्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वेयर। ई ऑफ, अच्छा देखिए जैसे अगर हमने ई ऑफ एक्स फाइंड करना हो, ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रल ऑल एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो भी इधर होता है ना वो। हम अगर एक्स स्क्वेयर फाइंड करना है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर तो इसका फार्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रल ऑल एक्स एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स
टी एक्स। तो हमने फाइंड करना है ई ऑफ एक्स स्क्र, ई ऑफ एक्स गिवन है ना, तो ई ऑफ एक्स स्क्र फाइंड करना है। तो ई ऑफ एक्स स्क्र अब हम फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड होगा, ई ऑफ एक्स स्क्र। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ना वो हमारे पास ये आ गया है। तो इसको जब आप एक्स स्क्र से, ये देखें ना एक्स है, तो पहला इंटरवल है 1 से 4, साइन ऑफ इंटीग्रल 1 to 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/5 एक्स स्क्र डी एक्स प्लस। देखें करना ये था ना कि इसको एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई हो, तो 1/5 कॉन्स्टेंट उसको मैं बाहर निकाल लिया, और एक्स स्क्र 1 से 5 आगे वाला है 1/25। 1/25 को मैं बाहर कर लेता हूँ यहाँ पे, 1/25 साइन ऑफ इंटीग्रल 4 to 6, और वो एक एक्स तो पहले दिखा ना, एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। जब आप इंटू एक्स एक्स क्यूब ओवर 3, हमारे पास हो जाएगा 1/15 एक्स क्यूब लिमिट 1 to 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स 4/4, 25 से वो 4 मल्टीप्लाई हो गई, हो जाएगा 1/100 एक्स 4 लिमिट 4 to 6। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इधर लगाएंगे 64, ये 63 आ जाएगा। सो ई ऑफ एक्स स्क्र हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, जब आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे ना, कैलकुलेटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 73/5। सो वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया हमारे पास 73/5 माइनस ये जो है ना, ये इसमें ये हमें दिया 529 डिवाइडेड बाय 150, इसका स्क्वायर आ गए। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर 2 पॉइंट, वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा इक्वल टू, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है यहाँ पे 2.16। ये आ गया। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट जो है, फाइंड दी 10th परसेंटाइल, 10th और 90th परसेंटाइल। अच्छा देखिए परसेंटाइल वगैरह कॉमुलेटिव जो फंक्शन होता है ना वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो कॉमुलेटिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये है, तो मैं पहले इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स जो है ना कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जी। कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स 1/5x प्लस बी 1/x प्लस ए, सॉरी वो जगह -1/5, -1/5 फॉर एक्स लेस और इक्वल टू, ना सॉरी लेस देन 4 और ग्रेटर और इक्वल टू 1, और दूसरा है 1 ओवर, नेक्स्ट वाले जिसका इंटरवल था ना 1/50 एक्स स्क्र प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1/50 एक्स स्क्र प्लस बी। बी की वैल्यू आई थी ऊपर हमने कैलकुलेट की थी, बी की वैल्यू 7/25 प्लस 7/25 आ गई। फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4 लेस और इक्वल टू 6 1 अदरवाइज आ गया। चलो बस उसकी जरूरत नहीं। अच्छा देखें कि अगर मैं इसके अंदर 10th परसेंटाइल का मतलब है, अगर मैं इसके अंदर लगाता हूँ एफ ऑफ पी 10th परसेंटाइल का परसेंट का मतलब 100, 10/100 यानी कि 1/10। अच्छा देखें 1/10 जो है ना, ये मैं देखता हूँ अगर मैं इसके अंदर पहले इसकी जगह 4 लगाता हूँ तो ये 4 ये आ जाता है 4/5 -1/5 इक्वल टू 3/5, यानी कि ये बनता है 60% या 6। तो ये 10th परसेंटाइल जो है ना वो इसी के अंदर ही होगा 10%। तो इसलिए ये वाली वैल्यू इसमें लगानी पड़ेगी हमें, 1/5p -1/5 इक्वल टू 1/10। मैं इन सारों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसको 5 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 5 से कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा p -1 इक्वल टू 1/2। सो p इक्वल टू 1 प्लस 1/2, सो p इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 3/2। ये p आ गई। अच्छा दूसरा जो है ना वो है 90th परसेंटाइल। इसका मतलब है कि f ऑफ p 90/100 ठीक है 9/10। अब ये तो 60%, ये 90%, इसका मतलब है वो इसके अंदर होगा आगे वाले में, तो ये हो जाएगा 1/50 p स्क्र प्लस
7/25 इक्वल टू 9/10। अच्छा, पी स्क्वायर इसके साथ 50 है, सारों को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ये 52 था, ये हो जाएगा 14। इसको करेंगे 5 आएगा, 9 5 का 45 आ गया। सो पी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको जाकर उसमें से माइनस कर दें 31। सो इधर से आ जाएगा पी इज इक्वल टू 31 अंडर रूट। तो 10th हमारे पास आ गया 10th परसेंटाइल इज 10th परसेंटाइल आ गया है 3/2 और 90th परसेंटाइल अंडर रूट 39। ये इस तरह से इसका आंसर आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये देखिए। तो उसने दे हमें सैंपल दिए हैं, स्मॉल सैंपल है क्योंकि एक की जो है वो 8 है और एक की 6 है, इसलिए टी जिसका भी उसने यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन टी टेस्ट अप्लाई करें, और ये इसको जो है ना वो हम कंप्लीट करते हैं अभी। अच्छा जी, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये इसमें लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग एन इंजीनियर इज कंपेयरिंग the tensile strength of steel rods made from two machines A and B. The engineer randomly selected 8 rods from machine A and the 6 rods from machine B. The tensile strength in is लिखा हुआ इन अप्रोप्रिएट यूनिट, जो भी उसके यूनिट्स होंगे आर के वन इन दी फॉलोइंग टेबल, ये दिया। मशीन ए से जो है 402, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये इसका। और मशीन ए से 6 जो रॉड्स हैं उनकी ये दिया हुआ है। ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, यू शुड एज्यूम दैट द टू डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हैव द सेम पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी कि इनका कॉमन वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो अलग अलग पॉपुलेशन का दिया नहीं हुआ, उसको कहते हैं अनबाइस्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस और पूल्ड टू सैंपल एस्टिमेट। वो कैसे निकालते हैं, जैसे देखें कि पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अनबाइस्ड अनबाइस्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस और पूल्ड टू सैंपल वेरिएंस या पूल टू सैंपल वेरिएंस या टू एस्टिमेट वेरिएंस या कुछ भी इसको कह सकते हैं। इसका ये होता है, इसका ये नोटेशन है, ये होता है n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, ये इसका फार्मूला है। तो s1 का मतलब है वेयर s1 एंड s1 स्क्वायर, क्या है ये सैंपल जो है ना उनके वेयर s1 स्क्वायर एंड s2 स्क्वायर आर सैंपल वेरिएंसेस, जो टू डिफरेंट सैंपल हैं उनके वेरिएंस ये है। अब आप देखेंगे ये करने के लिए हमें ये सारा, पहले सबसे पहले ये देखें कि इस टेस्ट को करने के लिए, इसके करने के लिए टी स्टेप के टी टेस्ट या जेड इसके 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो यही होता है, स्टेप 1 स्टेट हाइपोथेसिस, स्टेट हाइपोथेसिस एच नॉट। वो ये है कि ये देखिए उसने कहा टेस्ट 5% सिग्निफिकेंस वेदर देयर इज डिफरेंस इन द मीन टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रॉड्स फ्रॉम द टू मशीन्स। तो एच नॉट ये है कि पहले तो हम ये कहते हैं कि मशीन ए से उसका मीन और मशीन बी का, ये दोनों सेम। और आप ये भी कह सकते हैं कि इनके जो डिफरेंस है वो कोई भी नहीं है, ज़ीरो है वो। या इसका ऑल्टरनेट ये हो जाएगा, अच्छा वो कहता है कि यानी डिफरेंस उसने पूछा हो, यानी ये नहीं कहता कि मशीन ए का ज़्यादा है या मशीन बी का ज़्यादा, बस वो कहता है कि यानी कि आपस, तो दूसरा इसका हो जाएगा नॉट, हम कहते हैं कि ये दोनों के इक्वल नहीं है, बस ये नहीं पता किसका ग्रेटर है या ज़्यादा। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, म्यू ए माइनस म्यू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया पहला इसका स्टेप। अच्छा, दूसरा इसका स्टेप ये होता है स्टेट द लेवल ऑफ टेस्ट, स्टेप 2 स्टेट द लेवल ऑफ टेस्ट। तो इट इज टू टेल्ड, इट इज टू टेल्ड एट, यहाँ पे ये देखें दिया 5% लेवल। या स्टेप 3 जो मेन होता है जिसका ज़्यादा वर्किंग करनी होती है, वो स्टेप 3 है स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन।
स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन एक्स फॉलोज लिखा हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन उन दोनों के डिफरेंस का 0। अब यहाँ पे जो है ना वो हमें इन दोनों का जैसे उसने कहा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे उसने हमें ये कहा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैव द सेम पॉपुलेशन वेरिएंस, तो वो ये जो अनबायस्ड यहाँ से हम निकालेंगे, ये पूल्ड एस्टिमेटेड वो यहाँ पे लगाएंगे और 1/n1 + 1/n2 ये फार्मूला से बन। अब असल में ये चीज़ है, ये हमने कैलकुलेट करना है। n1 तो हमें पता है, n1 इसको हम कर लेते हैं पहले वाले की मशीन A को, उसके हैं 8, जो मशीन B है उसके 6 हैं, तो इधर ये ना सारा काम करना पड़ेगा। इधर हमें डाटा यहाँ पे मैं बनाता हूँ n1, इसके हो गया 8 और सिग्मा x, इसको अगर x कर लें और सिग्मा x के है, सिग्मा x का मतलब है कि ये जितनी भी वैल्यूज है ना इनको कैलकुलेट से, ये जो 402 इसको प्लस कर लें यहाँ से, तो ये आ रहा है हमारे पास 3264 और 402 का स्क्वायर 403 का स्क्वायर, इन सारों का स्क्वायर करें तो ये आ रहा है 1331848। और जो दूसरा डाटा है उसकी वैल्यूज हैं 6, उसको चलिए सिग्मा वाई कर देते हैं या ए भी कह सकते हैं वाई, उन सारों को अगर हम प्लस करें तो वो आता है 2406 और उनके स्क्वायर का सम करें तो उनके स्क्वायर का सम आ रहा है 964964, ये आ गए। अब हमने फाइंड करना है ये सैंपल का स्क्वायर, इसका जो है ना वो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। S1 चलो इसको कह देते हैं, या एस ए का भी स्क्वायर कह सकते हैं, चलो इसका स्क्वायर कह देते हैं ये, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये जैसे हमारे पास हो गया 1331848 डिवाइडेड बाय 8 माइनस मीन इसका है 3264/8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये सारा कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है तो इसका आंसर आ जाता है 17। उसके बाद जैसे S2 स्क्वायर दूसरा जो सैंपल है उसका स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, जैसे ये है 964,964/6 माइनस ये है 2406/6 इसका स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर फाइंड किया है, सारा इसको कैलकुलेट किया, तो इसका आंसर आ रहा है 24.5। तो ये सारा कैलकुलेट करने के लिए अब अनबायस्ड एस्टिमेट वाला फार्मूला लगा लेते हैं, पूल्ड या टू सेम वेरिएंस, उसका यहाँ पर सी में कहा हुआ है the two distributions are normal and have same the population। ये पूल्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस जो है ना वो हम यहाँ पे अब n1 वो है 8 × 17 + 6 × 24.5 डिवाइडेड बाय 8 + 6 - 2। इस सारे को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है टोटल 24 पॉइंट, इसका आंसर आ रहा है यहाँ से, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक, ये जो है ना ये 24 पॉइंट, इसकी आ रही है 24.5, इसकी आ रही है 26.33 एंड 3, तो ऊपर नीचे वैल्यूज लग गई। अच्छा अब आप देखें और अगर इसका अंडर रूट फाइंड कर लें तो ये आ जाता है 4.9497, ये आ गया हमारे पास यहाँ तक। उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप 4 इसका, स्टेट द रिजेक्शन एरिया। रिजेक्शन एरिया ये है कि इफ टी, अब ये टू टेल्ड है ना, इसके टी इफ टी ग्रेटर देन, यानी कि दोनों साइडों पे हो सकता है। इसको ऐसे लिखते हैं कि इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो टी मॉडुलस ग्रेटर देन, जाके टी के टेबल में जाके देखेंगे कि टू वैल्यूज, ये इसके अंदर ऐसा है कि 8 + 6 करेंगे, 14 में से 2 माइनस कर दें, 12 में जाके देखेंगे और कितने परसेंट लेवल पे है ये 5% है, तो ये आंसर आ रहा है 2.179। इफ टी मॉडल 2.179 ये आ जाए बड़ा तो वी विल रिजेक्ट H0 इन फेवर ऑफ H1, ये आ गया। अब फिफ्थ वाला स्टेप है कैलकुलेट टेस्ट स्टेटिस्टिक, कैलकुलेट टेस्ट स्टेटिस्टिक।
वो टेस्ट स्टैटिक्स ये है, जैसे कि देखें कि एक्स ए माइनस एक्स बी, या एक्स माइनस वाई भी कर सकते हैं, या ये माइनस म्यू ए माइनस म्यू बी डिवाइडेड बाय ये इंटू स्टैंडर्ड डिविएशंस का, और वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू, ये फार्मूला। तो अब जब इनके मीन निकालेंगे तो टी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा 408, 408 माइनस 401 माइनस ये जीरो हो गया ओवर ये जो हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया। 408 कैसे आया, जैसे ये देखेंगे ना, ये हमारे पास ये है ना, ये है 326, ये 3264 है ना, 3264 डिवाइडेड बाय 8 किया तो 408 आ जाता है। इसी तरह से 240 ये 6 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो दूसरे वाले का मीन ये 401 माइनस म्यू ए माइनस बी, ये जीरो, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन या ये पूल्ड का निकाला इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है, फोल्ड वेरियंस ये है ना, उसका स्टैंडर्ड 4.9497, 4.9497 इंटू 1/8 प्लस 1/6, ये वाला फार्मूला। अब इसको सारा कैलकुलेट कर लें आप, टी हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4, इसको ये करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 4.9497 इंटू 1/8 प्लस 1/6, ये सारे को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो टी इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2.62, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये देखिए ये था 2.1 ये तो उससे बड़ा आ गया। कंक्लूजन, अब इसका स्टेप 6 जो है, स्टेप इसका जो 6 वाला जो है ना, 6 स्टेप है, वो आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन ये होगा कि भाई इसको आप लगाएं ऐसा, एक मिस्टेक और नहीं है, फोर्थ स्टेप नहीं है, 6 स्टेप है। ये कंक्लूजन ये आ गया हमारे पास। ये देखेंगे दोनों साइडों पे है ये ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 2, टी हमने क्या किया था 2.17, 2.179, 2.179। तो जो हमने कैलकुलेट किया है ये वाला, जो हमने कैलकुलेट, ये इसका क्रिटिकल रीजन आ गया, जो हमने कैलकुलेट किया वो 2 पॉइंट, वो तो इससे बड़ा आ गया, ये 2.62। सो 2.62 is greater than 2.179, so reject each note। सो रिजेक्ट एच नोट, और जो है ना हमारे पास ये उसका एच नोट रिजेक्ट हो गया है। तो देर इज जो डिफरेंस है ना वो आया है, उनके दरमियान डिफरेंस है, जो एच वन एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब है कि एविडेंस है कि टू सजेस्ट दैट देर इज ए डिफरेंस, sufficient evidence to suggest that there is difference, there is difference in the mean in the means of machine A and machine B। ये कंप्लीट हो गया। आइए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का। तो डिस्क्रीट एंड वेरिएबल एक्स हैज प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, ये उसने प्रोबेबिलिटी ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करें और वेरियंस ऑफ एक्स कैलकुलेट करें। तो ये फार्मूला शीट पे गिवन है। ई ऑफ एक्स का फार्मूला दे आगे देखेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लेके अगर उसके अंदर 1 लगाएं तो ये हमारे पास ई ऑफ एक्स आ जाता है। और वेरियंस ऑफ एक्स का फार्मूला ये है कि अगर डबल डेरिवेटिव उसका लेके उसमें 1 लगाएं, एक्स के फाइंड करना है, हाँ, और प्लस उसके अंदर सिंगल डेरिवेटिव 1 करके माइनस
उसका डेरिवेटिव का स्क्वायर अंदर से माइनस कर दे। तो ये तो ई ऑफ एक्स दोनों हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसका जो है ना वो डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अब कई तरह से हो सकता है, ये यू ओवर वी फॉर्म भी इसके ऊपर लग सकती है, या जैसे आप देखें कि इसके अंदर हम ले लेते हैं, ये है जी डैश टी, दिस इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, टी इंटू 3 - 2t स्क्वेयर हो गया। इसका मैं पहला डेरिवेटिव लूंगा जी डैश टी एक्स, तो ऐसे होगा, इसके ऊपर यू इंटू टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, 3 - 2t का स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे इस टी को ऐसे ही लिख लिया। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले 2 को नीचे लाएंगे। जब 2 को नीचे लाएंगे आप, तो इसको पहले ऊपर ले जाना, -2 आए, -2 को नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा इधर आ गया -2, और फिर इसकी पावर में से कम कर देंगे, ये हो जाएगा -3। फिर विदाउट पावर जब इसका डेरिवेटिव -2 है ना, ये इसको +4 कर देगा इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया है। अब इसके अंदर जब आप 1 लगाएंगे, जैसे हमारे पास ये हो गया है जी डैश टी एक्स इक्वल टू 1/3 - 2t इसका स्क्वायर प्लस 4t/3 - 2t का क्यूब आ गया है। इसकी नेगेटिव कितना पावर जाए। अब इसके अंदर लगा दें 1, जी डैश 1 एक्स, जब यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ये 3 - 1 इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 1, प्लस इधर लगाएंगे 1 तो ये हो जाएगा 4, और नीचे से 1 4 आ जाएगा। सो इट इम्प्लाइज दैट के जी डैश 1 एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया है 5। सो ई ऑफ एक्स जो है ना ये 5 आ गया। ई ऑफ एक्स जो है ना ये आ गया है 5, ये 5 आ। अब जो है ना इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। ये सिंगल डेरिवेटिव तो ये लिया ना, इसको एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसका डबल डेरिवेटिव ये हो जाएगा जी डबल डैश टी एक्स। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, -2 को नीचे लाए और इसकी पावर में से एक कम कर दिया, -2 को लाए नीचे, इसकी पावर में से एक कम कर दिया, 3 - 2t, इसकी पावर होगी -3, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव हो गया -2। फिर जब इसको करेंगे +4, इसको तो बाहर रहने दें, इसके ऊपर u इंटू वी फॉर्म, ये t का डेरिवेटिव 1, 3 - 2t की पावर -3। उसके बाद ये वाला t एज इट इज, इस -3 को नीचे लाएंगे, तो इस -3 को लाएंगे नीचे, -3, और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, 3 - 2t रेज़ टू पावर, ये हो जाएगा -4, और विदाउट पावर -2 जब वो आएगा ना, तो ये -3 और ये +6 हो जाए। -3 तो पहले आया ना, फिर -2, तो ये दोनों +6 हो गया। तो ये आ गया इस तरह से हमारे पास। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी डबल डैश टी एक्स इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा 4/3 - 2t इसका क्यूब हो गया, प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 1/3 - 2t इसका क्यूब, प्लस 60/3 - 2t की पावर यहाँ से आ गई 4। अब जब मैं इसके अंदर 1 लगाता हूँ, जी डबल डैश 1 एक्स इक्वल टू, जब यहाँ 1 लगाऊंगा ये हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 4 इंटू, इधर जब 1 लगाएंगे ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 6। तो ये इसका टोटल आंसर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा 7/28 + 4, ये हो जाएगा 32। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा जी डबल डैश 1 इज 32 आ गया। तो अब वेरियंस ऑफ एक्स जो है उसका फार्मूला ये है, जी डबल डैश 1 एक्स प्लस जी डैश 1 एक्स माइनस जी डैश 1 एक्स इसका स्क्वायर, ये फार्मूला शीट पे गिवन है। सो वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू जी डबल डैश 1 कितना आ गया 32, प्लस ये कितना है 5, माइनस ये कितना हो जाएगा 5, और इसका स्क्वायर आ गया, ये हो जाएगा 25। 37 में से ये 25 निकाल दें, तो इट इम्प्लाइज दैट के वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12। ये आंसर है। वो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई इसके बाद। अब देखिए हम जो दूसरा वाला पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है बी। वो कहता है डिस्क्रीट एंड वेरिएबल वाई हैज प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, ये इसका प्रोबेबिलिटी वाई का है। रैंडम वेरिएबल एक्स इज द सम ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। वो कहता है इसका अब जेड का फाइंड करें, तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेड फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेड जो है ना,
वो हो जाएगा, ये उसने ये दिया ना, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई, एंड लिखा मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई। ये तो अब वो ये आप यहाँ पे लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x जो है ना, ये देखिए यहाँ पे उसने ये दिया हुआ है t/3 माइनस 2t का स्क्वायर, ये है t/3 माइनस 2t का स्क्वायर, और y का प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ये उसने हमें दिया हुआ है t² / 3 माइनस 2t का, ये भी स्क्वायर हो गया। सो फाइनली ये हमारे पास आ गया जनरेटिंग फंक्शन ऑफ z डाल, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ z हमारे पास आ गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा t³ / 3t माइनस 2t, इसकी पावर हो गई 4। अच्छा देखिए वो कहता है प्रोबेबिलिटी, ये देखें कि हमने एक क्वेश्चन में जैसे देखा था कि वो जैसे एक बॉक्स है उसके अंदर 5 जो है वो रेड बॉल है और 5 ही जो है वो वाइट बॉल है, उसको निकालते हैं बाहर, उसका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन निकालना हो, एक बंदा इसको निकालता है, तो वो उसका हमने प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन फाइंड किया था। वो ऐसे था कि जैसे कि 1/60t³, इसका मतलब है 3 दफ़ा बॉल को निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये जो साथ उसका लगा हुआ ना ये t³ के साथ, वो होगा, ये शायद ये एग्जांपल इसमें बनती नहीं, लेकिन इसको ये ना इस तरह से ये बाकी ठीक है। ये देखें कि इसके अंदर जो है ना वो, अच्छा अगर इस तरह से जैसे ये है कि 9/60t², इसका मतलब हो गया जो 2 दफ़ा परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट को, उसके साथ जो कॉफिशिएंट लगा हुआ है वो 2 दफ़ा की 3 टाइम उसको करना है तो उसका ये कॉफिशिएंट, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, 2 टाइम करना है तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि वो 4 को ग्रेटर देन 4 कह रहा है, तो हमें ना 4 तक की फाइंड करना, मतलब जैसे वो कह रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 फाइंड करें, तो मैं फाइंड कर लूँ 1 माइनस इसमें से कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 4, हो गया ग्रेटर और इक्वल टू 4, तो ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमें लेस और इक्वल टू 4 कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखें कि मैं इसको अगर ऊपर ले जाऊं, लेकिन एक काम मैं इसमें ये करूँ आसानी के लिए, क्योंकि बाइनोमियल्स इसको खोल लेना, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो 3⁻⁴ बाहर आ जाएगा 81, अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2/3 टी, इसकी पावर हो गई 4। अब इसको ले जाते हैं ऊपर, बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करके ना हमने वो इसकी पावर के साथ प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है ना, z इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गया 1/81 t³ इंटू 1 माइनस 2/3t⁻⁻⁴ हो। अब इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दें, सो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ t इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/81 t³, इसको बाइनोमियल से खोल देते हैं, 1 प्लस इस -4 को इस यहाँ पे आया -n इंटू, यानी कि प्लस n इंटू n, यहाँ से उन्होंने ये 1/3 आ गया x प्लस आगे भी नहीं सॉरी ये t आना था, आगे जो भी आएगा ना इसका स्क्वायर हो जाएगा t², वो इससे मल्टीप्लाई t5 हो जाएगा, वो वाली हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बस इधर तक इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1/81 t³ इंटू 1 प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8/3t, आगे वाली टर्म जो आनी थी ना वो t² वाली आनी है, तो वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा t5 हो जाएगा, तो हमें तो t4 तक ही चाहिए ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/81, इसके अगर अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा t³ प्लस 8/3t4 प्लस आगे यहाँ से समथिंग t5, और ये इस तरह से आता जाएगा। हमें t की पावर 4 का मतलब है कि जो डिग्री जो 4 टाइम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया ना उसकी जो है ना वो प्रोबेबिलिटी, ये जो साथ असल में 81 भी साथ मल्टीप्लाई होगा ना 8/243, ये इसके साथ ही होगा। देखें अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ तो ज़्यादा इस तरह से लग रहा है कि जैसे प्रोबेबिलिटी बड़ी है, 1 जैसे 81 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये t³ प्लस 8/3 ये 24, ये t4 प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई होकर हुए, ये देखें कि t³ यानी कि मतलब है कि जब किसी एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम परफॉर्म करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/81 है, 4 टाइम करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 8/243 है। तो हमें ये 4 तक की ना लेस और इक्वल टू 4 वो 1 में इसे माइनस कर देनी है, हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नहीं जेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन probability of z greater than 4 equal to 1 minus probability of z लेस देन, वो लेस देन 4 का मतलब है ये वाली, आगे तो 5 पर आ जाएगी ना बड़ी, ये हो जाएगा 1/81 प्लस 8/243, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 4 इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस
1/81 प्लस 8/243 ये आ गया। ये मल्टी इसको कर दिया है, यहाँ से हमने 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस ये आ गया 232/243 और 0.95 ये इसकी जो है ना ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये वाला पेपर जो है ना यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है।